नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीसी रीडिंग के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीसी कोडिंग के बारे में। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आज का ये वीडियो आप बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपनी शॉप पे बैठ के बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेके एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहे और पैसे कमाते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीसी रीडिंग के बारे में, डीसी कोडिंग के बारे में। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो डीसी रीडिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। डीसी की जो कोडिंग होती है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। डीसी मशीन से सिर्फ हम फोन को ऑन करने का काम नहीं करते, उसकी रीडिंग देख के काफी सारे जो फॉल्ट होते हैं उनको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कई वीडियो में मैंने बोला है कि आपको डीसी रीडिंग पे ध्यान देना चाहिए, डीसी की जो कोडिंग होती है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जब भी आपके पास में कोई भी फोन रिपेयर होने के लिए आता है तो उसकी रीडिंग आपको एक बार नोट जरूर कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास में कोई डेड फोन आया है तो उसकी पहले रीडिंग क्या थी, ऑन करने के बाद क्या रीडिंग है, इस तरीके से अगर आप नोट करना स्टार्ट कर देंगे तो आप अपने नॉलेज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे और डीसी की जो कोडिंग है या फिर डीसी की जो रीडिंग है उससे काफी सारे जो फॉल्ट है उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे से आप ध्यान रखिएगा, डीसी की जो रीडिंग है, डीसी की जो कोडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करें डीसी की स्टक रीडिंग के बारे में। काफी अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, अच्छे से समझने का प्रयास करना। देखिए गाइस, जब भी हमारे पास कोई भी डेड फोन आता है और जब हम डीसी मशीन के अंदर लगाने के बाद फोन को ऑन करते हैं तो उसकी अगर रीडिंग कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाती है तो उसको गाइस हम बोलते हैं स्टक रीडिंग। यानी आपने पावर बटन प्रेस किया, कुछ रीडिंग वहां पे अप डाउन चला, उसके बाद आपने पावर की है उसको रिलीज कर दिया, फिर भी जो डीसी की रीडिंग है वो एक जगह पे अटक चुकी है, फोन डेड कंडीशन के अंदर है, फोन ऑन नहीं हो रहा, लोगो वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टक रीडिंग। ऐसी कंडीशन में हमें फोन के अंदर कहां पे चेकिंग करना चाहिए, किस तरीके से हमें फोन को चेक करना चाहिए, इसके बारे में आपको अच्छे से बताने वाला हूं। देखिए गाइस, आपके पास में कोई भी डेड फोन आता है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी डेड कंडीशन के अंदर फोन आया है, उसको आपको चेक करना है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, डीसी की जो मशीन है, आपके पास डीसी जो मशीन है उसको आप 4.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर पे सेट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 4.2 वोल्टेज 3 एम्पियर। आप 5 एम्पियर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एम्पियर में भी आपका अच्छे से चलने वाला। काफी सारे लोग बोलते हैं कि 3 एम्पियर पे ही रखना चाहिए, 5 एम्पियर पे भी आप काम कर सकते हैं। मैं 5 एम्पियर पे अच्छा खासा काम करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 एम्पियर भी आप रख सकते हैं। आपके पास में जो डीसी मशीन है उसका आपको डिजिट देखना है कि वो कितने डिजिट की है। ठीक है, एक डीसी मशीन है वो 3 डिजिट की होती है और एक 4 डिजिट की होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 डिजिट के। मैक्सिमम टेक्नीशियन भाई हैं वो 4 डिजिट की जो डीसी मशीन है उसको यूज करते हैं। काफी सारे टेक्नीशियन भाई हैं जिनके पास में 4 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि एक जो जीरो है, लास्ट का जो जीरो होता है वो उसमें नहीं होता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रीडिंग है 0.100। ठीक है, अगर 3 डिजिट आपके पास में है तो उसमें ये आपको 0.10 ही देखने को मिलेगा, यानी 10 या 20। ठीक है, और 4 डिजिट होगा तो उसमें 100 या 200 आपको देखने को मिलेगा। तो 4 जो डिजिट डीसी मशीन है वो आपके पास अगर रहेगा तो उससे गाइस काफी अच्छा रहता है, उससे फॉल्ट फाइंडिंग करने में थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो आपको 4 डिजिट जो डीसी मशीन है उसका यूज करना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास में कोई भी डेड कंडीशन के अंदर फोन आया, ठीक है, आपने उस पे मल्टीमीटर से काम किया, मल्टीमीटर से आपको कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं मिली। ठीक है, आपने फोन को डीसी मशीन पे लगाया। ठीक है, आप जब भी फोन को डीसी मशीन पे कनेक्ट करेंगे उस टाइम पे फोन के अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जो एम्पियर नीचे दिया गया है या फिर वोल्टेज दिया गया है ये गाइस ऑटो मतलब वोल्टेज ड्रॉप या फिर ऑटो एम्पियर कंज्यूम नहीं होना चाहिए। अगर आप फोन को डीसी मशीन पे कनेक्ट कर रहे हैं तो डीसी मशीन के अंदर ये जो एम्पियर वाला या फिर वोल्टेज वाला जो भी रीडिंग है ये ऊपर नीचे होता है, तो इसका मतलब है कि फोन के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अगर आप पावर बटन प्रेस नहीं करते हैं, फोन को कनेक्ट करते हैं, ये रीडिंग आपको 0 ही दिखाई देती है, इसका मतलब है कि फोन में शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, जब आप फोन का पावर बटन प्रेस करते हैं, जब आप फोन का पावर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ रीडिंग चलती है। एम्पियर नीचे आपको दिया रहता है, ये जो 4.2 वोल्टेज है ये फिक्स रहेगा, नीचे जो एम्पियर दिया रहता है इस पे कुछ रीडिंग चलती है। ठीक है, रीडिंग चलती है, जैसे ही पावर बटन प्रेस करेंगे रीडिंग चलती रहती है। अगर फोन ऑन हो जाता है तो वो रीडिंग है वो मतलब 100 से लेके वो 500 600 700 तक मतलब चली जाती है। ठीक है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमें पता चलता है कि फोन ऑन हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि पावर बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो रीडिंग है वो कुछ देर चलती है,
ठीक है। कुछ देर चलने के बाद वो जैसे ही पावर की रिलीज करते हैं तो वो एक जगह पे आके रुक जाती है, फोन ऑन नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं स्टक रीडिंग। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई डेड फोन आया, उसको आपने डीसी पे लगाने के बाद ऑन किया, पावर बटन प्रेस किया, और उसमें अगर आपको 0.100 से लेके 0.200 के बीच में 200 तक अगर आपको रीडिंग कहीं पर भी मतलब स्टक मिलती है, आपने पावर बटन प्रेस किया, यहां से रीडिंग स्टार्ट हुआ, इससे नीचे ही होगा। ठीक, आपको पता है कि 10-20 ऐसे करके रहेगा, और ये 100 से लेके 200 तक जाके ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा। कई बार क्या है कि रीडिंग है वो 200 से ऊपर भी चलता है, कुछ देर चलता है, फिर मतलब नीचे आके वहां पे रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टक रीडिंग। ठीक है। अगर आपके पास में कोई भी डेड फोन आता है और उसमें स्टक रीडिंग आपको यहाँ पे 100 से लेके 200 के बीच में, 100 से 200 का मतलब ये नहीं मत समझ लेना कि पूरा 100, यहाँ पे देखा 0.100 0.200 ऐसे। ठीक है। आपका इधर 0 आपको छोड़ देना, उसके बाद जो रीडिंग बनती है उस पर आपको ध्यान देना। ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पर भी आपको रीडिंग स्टक मिलती है, ठीक है, स्टक रीडिंग मिलती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ, अच्छे से समझिएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी रीडिंग यहाँ से यहाँ तक जाके स्टक हो रही है, मतलब कि सीपीयू तो काम कर रहा है, फोन का जो पावर बूट है, फोन का जो बूट सीक्वेंस है वो तो बन रहा है, क्योंकि अगर ये रीडिंग यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इसका मतलब है कि सीपीयू तो वहां पे काम कर रहा है, पावर आईसी भी अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है। आपने यहाँ पे लगाया, कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, तो शॉर्टिंग का तो कोई इश्यू है ही नहीं। ठीक है। तो उसके बाद आप एक काम करेंगे, फोन को पीसी पे कनेक्ट करेंगे। फोन का जो पोर्ट है वो पीसी में आना चाहिए। अगर वहां पे पोर्ट नहीं आ रहा तो ऐसे में चार्जिंग सॉकेट खराब हो सकता है, फ्लेक्स पत्ता खराब हो सकता है, डीएमडीपी की लाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये चीजें आपको चेक करें। फोन का जो पोर्ट है वो पीसी में बनना चाहिए। अगर फोन का पोर्ट पीसी में बना और जो डीसी की रीडिंग है वो स्टक हो रही है, डीसी की जो कोडिंग है वो स्टक आपको देखने को मिल रही है, तो अगर फोन ने पोर्ट बना लिया तो सबसे पहला जो स्टेप आपका रहेगा वो रहेगा गाइस आपका फ्लैशिंग। फोन के अंदर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होने से चलते चलते फोन डेड हो जाते हैं, और ऐसे होने से गाइस फोन के अंदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम भी रहती है। सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि आप फोन को पीसी पे कनेक्ट कीजिए। अगर रीडिंग स्टक है तो पहले उसमें आप फ्लैशिंग करें। फ्लैशिंग करेंगे तो वहां पे गाइस आपको दो कंडीशन देखने को मिलेगी, या तो आपका जो फ्लैशिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर उसमें आपको एरर देखने को मिलेगा। कुछ फ्लैशिंग थोड़ा चलेगा, एरर आ जाएगा, या फिर फ्लैशिंग लेगा ही नहीं, जो स्टोरेज टाइप है वो डिटेक्ट ही नहीं होगा, आपका जो इमामसी है वो डिटेक्ट ही नहीं होगा, यूएफएस है तो डिटेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है। तो वहां पे आपको एरर देखने को मिलेगा। अब इसमें भी दो कंडीशन बन सकती है। अगर आपका जो फोन है वो फ्लैशिंग में डन हो जाता है तब भी डेड कंडीशन में ही रह सकता है। कई बार ऐसा होता है कि फोन की जो इमामसी या यूएफएस लगा हुआ है उसकी बैड हेल्थ होती है, काफी ज्यादा बैड हेल्थ होने के कारण फ्लैशिंग कई बार कंप्लीट ले लेता है, लेकिन फिर भी फोन ऑन नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आप जो फाइल डाल रहे हैं वो गलत होती है, सेम मॉडल की नहीं होती, तब भी ऐसा होता है कि फ्लैशिंग चला गया है, एकदम ओके हो गया है, लेकिन फोन ऑन नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि फ्लैशिंग आपने कर दिया, फोन लोगों पे आके अटक गया। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बन सकती है। अगर एरर आएगा तो मतलब फोन तो डेड ही है। एरर अगर आ रहा है, फ्लैशिंग उसमें चढ़ ही नहीं रहा है, सॉफ्टवेयर उसमें जा ही नहीं रहा है, तो ऐसे में तो कुछ होना नहीं। ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लैशिंग है वो डन हो गया है तो ऐसी कंडीशन बन सकती है जो मैंने आपको बताया। फोन आपका कंप्लीट ऑन भी हो सकता है, लोगो पर आ सकता है, डेड कंडीशन में भी रह सकता है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। फर्स्ट फ्लैशिंग करना। फ्लैशिंग में आपका फोन लगभग ऑन हो जाता है, अगर फ्लैशिंग कंप्लीट होती है ऑन हो जाता है, मतलब 1 या 2% ऐसा रहता है कि फ्लैशिंग कंप्लीट हुआ, फोन ऑन नहीं हुआ, तो गलत फाइल की वजह से भी हो सकता है, इमामसी या यूएफएस की बैड हेल्थ की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो पहला आप फ्लैशिंग करेंगे, फ्लैशिंग कंप्लीट हुआ तब भी आपको आगे का जो स्टेप है उसको कंप्लीट करना है। अगर फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाता है, फोन ऑन हो जाता है, तो यहाँ पे आपका काम खत्म। अगर फ्लैशिंग कंप्लीट हुआ, फोन लोगो पे है या फिर डेड कंडीशन में है, या फिर इमामसी के अंदर इसके अंदर एरर देखने को मिलता है फ्लैशिंग के अंदर, तब आपको नेक्स्ट जो स्टेप है उस पे जाना है। उस पे क्या करना है आपको, उस पे गाइस आपको चेक करना है इमामसी और रैम। अब आपको पता होगा कि डबल डेकर जो फोन होते हैं उसके अंदर रैम अलग से लगा होता है, सीपीयू के ऊपर भी लगा होता है, और कुछ फोन के अंदर अलग भी लगा होता है। जो डबल डेकर नहीं होते हैं उनके अंदर अलग से लगा होता है, और डबल डेकर जो फोन आते हैं उनके अंदर सीपीयू के ऊपर रैम लगा होता है। ठीक है। आपको पता होगा, काफी सारे मॉडल के अंदर देखने को मिलता है। अब गाइस डबल डेकर जो फोन होते हैं उनकी जो रैम होती है वो ड्राई होने की वजह से फोन कई बार लोगो पे अटक जाता है, कई बार गाइस फोन कंप्लीटली डेड हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर डबल डेकर है, रीडिंग स्टक हो रही है, फ्लैशिंग नहीं ले रहा है,
तो गाइज आपको एक बार उसकी रैम को चेक करना है। पहले रैम को चेक करना है, फिर इमएमसी या यूएफएस तक जाना। पहले आपको रैम को चेक करना है कि रैम शॉर्ट है या फिर नहीं है। रैम खराब भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, उसकी लाइन कोई डैमेज हो सकता है, रैम ड्राई भी हो सकता है, ठीक है। सीपीयू की और रैम के बीच की जो कम्युनिकेशन की जो लाइनें होती हैं वो ड्राई हो सकती है, तो रैम को निकाल के एक बार आपको रिवॉल्व करके देख लेना चाहिए। मैक्सिमम चांस के अंदर आपका जो फोन है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब मान लीजिए डबल डेकर नहीं है, सिंपल जो फोन आते हैं वो है, इसमें इमएमसी लगा होगा, यूएफएस लगा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन के अंदर गाइज आपको जो इमएमसी है उसको आपको निकाल के चेक करना है, ठीक है। इमएमसी आपको निकाल के चेक करना है, ठीक है। डबल डेकर नहीं है, सिंपल है, तो आपको इमएमसी बाहर निकाल के चेक करना है कि इमएमसी सही है या फिर खराब। कई बार क्या रहता है कि इमएमसी पूरी डैमेज रहती है, तो ऐसी कंडीशन में फ्लैशिंग में एरर आपको देखने को मिलेगा, फोन ऑन नहीं हो। बाहर निकाल के आप बॉक्स में लगा के मैनुअली अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे गाइज जो आपकी इमएमसी या यूएफएस जो भी है वो आपको डेड देखने को मिलेगा, यानी कि बॉक्स के अंदर या पीसी के अंदर वो डिटेक्ट ही नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में वो खराब है, उसको चेंज करना होता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो इमएमसी है या फिर यूएफएस है उसकी बैड हेल्थ आपको देखने को मिलता है, 90% कंज्यूम आपको देखने को मिलता है, या फिर एसएलसी या एमएलसी होता है, उसकी जो बीच का जो गैप होता है वो गाइज आपको ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि एसएलसी है या एसएलसी 0 से 10 हो गया और एमएलसी है वो 60 से 70 हो गया, तो ऐसे में भी फोन होता है वो आपका लोगो कंडीशन में चला जाता है, कई बार डेड भी हो जाता है। तो आपको इमएमसी या यूएफएस की बैड हेल्थ चेक करना है, अगर खराब है तो चेंज करना है, बैड हेल्थ है तो उसको आपको रिपेयर करना है, उसकी प्रोग्रामिंग आपको करना होता है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आपने रैम चेक कर लिया, इमएमसी आपने चेक कर लिया, अगर बैड हेल्थ है तो रिपेयर करेंगे, वापस लगाएंगे, फ्लैशिंग करेंगे, फोन ऑन हो जाएगा। अगर पूरा ही खराब है तो आपको वहां पे क्या बोलते हैं, उसका इमएमसी है उसको प्रोग्राम करना होता है, नया उसमें डालना होता है और उसके बाद फ्लैशिंग करेंगे तो फोन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब मान लीजिए आपने देखा कि फोन है वो फ्लैशिंग भी नहीं ले रहा है, आपका इमएमसी है उसको आपने बाहर निकाल के चेक किया, ये भी ठीक दिखा रहा है, रैम भी आपने रिवॉल्व कर दिया, अगर डबल डेकर है फिर भी अगर ऑन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या हो सकता है। कई बार गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इमएमसी होता है, आपको पता है कि इमएमसी या यूएफएस लगा होता है तो उसके अंदर आपको पता है कि रैम साथ में आता है, ठीक है। हम इमएमसी को बाहर निकाल के बॉक्स में चेक करते हैं तो वहां पे रैम नहीं दिखाता, वहां पे सिर्फ रोम दिखाता है, हम उसको चेक करते हैं वो ठीक दिखाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके अंदर जो रैम लगा हुआ है वो खराब होता है या उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में भी ये स्टक रीडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उसको भी आपको चेक करना है। कई बार क्या टेक्नीशियन भाई परेशान होते हैं कि मतलब बॉक्स के अंदर पीसी के अंदर मैनुअली जो इमएमसी या यूएफएस जो भी है तो वो तो ठीक है, उसकी हेल्थ भी ठीक है, वो भी ठीक है, फ्लैशिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी फोन की जो रीडिंग है वो स्टक हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर जो रैम लगी होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरनली प्रॉब्लम हो सकता है, रैम की सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकता है, वोल्टेज में प्रॉब्लम हो सकता है, रैम की जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो सकती है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि फ्लैशिंग में एरर है, इमएमसी को बाहर निकाल के चेक किया, ठीक है, उसकी रैम भी ठीक है, मान लीजिए रैम भी ठीक है, अगर खराब होगा तो ऐसे पता नहीं चलेगा, दूसरा लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने रैम डबल डेकर है तो रैम को रिवॉल्व कर दिया, या फिर अगर इमएमसी आपने निकाल के चेक किया कि वो ठीक, उसकी बैड हेल्थ भी नहीं है, ओके कंडीशन के अंदर, तब आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में गाइस आपको यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए और आपको जो सीएलके का रजिस्टर होता है उसको एक बार चेक करना चाहिए। काफी सारे टेक्नीशियन भाई फोन के अंदर आईएसपी करते हैं, आईएसपी करने के टाइम पे क्या होता है कि ये जो सीएलके का रजिस्टर होता है ये 0 उनका यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। सीएलके का जो रजिस्टर होता है इसके ऊपर अगर आप ज्यादा देर के लिए आयरन को यहाँ पे चिपका के रखेंगे तो जरा सा इस पे हीट लगने से ये खराब हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में फोन अगर ऑन कंडीशन में भी है वो भी डायरेक्ट डेड कंडीशन में चला जाता है। कई बार आपके पास में फोन आया होगा जिसकी आप बैड हेल्थ रिपेयर कर रहे होंगे, या फिर आप उसमें जो हेल्थ है उसको चेक कर रहे होंगे और आपने बॉक्स में लगाया आईएसपी करने के लिए, ठीक है, और आईएसपी आपने एक बार किया वो ठीक है उसमें दिखा दिया, दोबारा कर रहे हैं वो ना तो उस पर कनेक्ट हो रहा है और ना फोन ऑन हो रहा है, जैसा ऑन था वो भी डेड हो गया, लोगो आ रहा था वो भी डेड हो गया। तो ऐसे में सीएलके का जो रजिस्टर होता है वो ओपन हो जाता है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, इसको आपको चेक करना चाहिए, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर फोन के अंदर आईएसपी हुआ है तो सीएलके का रजिस्टर है उसको आपको चेक करना ही करना है, ठीक है। ये गलती काफी सारे टेक्नीशियन भाई करते हैं, कई बार ऑन कंडीशन का जो फोन होता है वो भी डेड हो जाएगा आईएसपी के चक्कर में और फिर उसका सीपीयू एमएमसी वगैरह निकाल देते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, ये छोटी सी गलती कभी भी मतलब आपका बड़ा नुकसान करवा सकती है, ठीक है। तो इस सीएलके रजिस्टर को आपको चेक करना ही करना है, ठीक है। आईएसपी करने के टाइम पे सीएलके, सीएमडी, डाटा 0 ये जो रजिस्टर होते हैं इनको आपको चेक करना चाहिए, इनकी वैल्यू चेक करना चाहिए। आईएसपी के बाद में अगर डेड हुआ है या लोगो डेड हो गया है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
CL के काम ने रजिस्टर चेक कर लिया, ये भी ठीक है, इमएमसी भी ठीक है, रैम भी रिवॉल्व कर दिया, फ्लैशिंग भी नहीं ले रहा, सब कुछ ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम कहां पे? अब देखिए गाइस, मेन जो प्रॉब्लम फोनों के अंदर देखने को मिलती है, इतना चेक करने के बाद भी रिपेयर नहीं होते हैं, तो उनमें क्या होता है? उनके अंदर क्या होता है कि आपको चेक करना होता है CPU, इमएमसी, रैम ड्राई हो सकता है, आपका रैम अलग से लगा और ड्राई हो सकता है, CPU है वो भी ड्राई हो सकता है, आपका इमएमसी या यूएफएस लगा है वो भी ड्राई हो सकता है। ड्राई होने का मतलब ये नहीं है कि आपने इमएमसी को और रैम को रिवॉल्व कर दिया तो आपका काम बनेगा। रैम और इमएमसी की जो लाइनें हैं जो CPU से कनेक्ट होती है वो CPU की साइड से भी ड्राई हो सकती है। मान लीजिए एक साइड में CPU है, एक साइड में आपका यूएफएस लगा हुआ। अब यूएफएस आपने निकाल के चेक किया, ओके है, आपने रिवॉल्व करके लगा दिया, फिर भी फोन ऑन नहीं हो रहा, स्टक रीडिंग पे जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो यूएफएस की साइड पे ही ड्राई हो। उसकी लाइनें जो यूएफएस से निकल के CPU में जा रहे हैं, उस CPU की साइड से भी ड्राई हो सकता है। ड्रॉप डाउन केस के अंदर ऐसा काफी बार देखा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इतना सब कुछ आपने कर दिया है तो CPU, इमएमसी, यूएफएस, रैम के बीच की कम्युनिकेशन जो लाइनें हैं, उनके बीच में जो कंपोनेंट लगे हैं उनको आपको चेक करना होता है और जीआर आपको चेक करना होता है। ऐसे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे मतलब चेक कर लीजिए, आप डायग्राम निकाल लीजिए, आपने इमएमसी को उठा लिया, उसके बाद उसकी जितनी भी लाइनें हैं उन पे जीआर चेक कर लीजिए। CPU लगा हुआ है, एक साइड जीआर चेक करेंगे, अगर कोई लाइन ओपन है तो पता चल जाएगी, ठीक है, ठीक है। या फिर आप तीनों को निकाल के रिवॉल्व करके एक बार वापस फिक्स करके देख सकते हैं। इतना काम करने के बाद गाइज मतलब इतना तो कर ही सकते, क्योंकि फोन हमें ऑन करना है। इतना टाइम अगर हम यहाँ पे खराब कर रहे हैं ना तो इतना और भी कर सकते हैं। तो गाइज इन कामों के अंदर मेहनत करना पड़ता है, इन कामों के अंदर टाइम देना पड़ता है। आप ऐसे समझते हैं कि मैं कुछ मतलब मिनटों के अंदर फोन को रिपेयर कर लूं, तो इस प्रकार के जो फोन आते हैं ना वो इतनी देर में रिपेयर नहीं होते, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम भी खराब होता है इसके अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गाइज अगर स्टक रीडिंग में आपका फोन आ रहा है तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। मैंने आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की, इससे भी गाइज मतलब एक मतलब डीप नॉलेज होती है, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। काफी सारे टेक्नीशियन भाई बोलते हैं कि आप प्रैक्टिकल नहीं बनाते, हर वीडियो का प्रैक्टिकल दीजिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो लोग हर वीडियो का प्रैक्टिकल मांगते हैं कि हर वीडियो का प्रैक्टिकल चाहिए, तो मैं बता दूं कि उनके लिए ठीक नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हर वीडियो का प्रैक्टिकल आप देख देख के अगर फोन को रिपेयर करेंगे तो फिर कैसे करें? काफी सारे टेक्नीशियन भाई बोलते हैं कि थ्योरी हमें समझ में नहीं आता, आप तो थ्योरी की वीडियो ज्यादा डालते हो। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हमने भी थ्योरी पढ़ पढ़ के ही सीखा। जिस दिन आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, थ्योरी आपको समझ में आने लगेगा, उस दिन गाइज मैं आपको बता दूं कि आप सक्सेस हो जाएंगे। आप डायग्राम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आपको डायग्राम पढ़ना आने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा। अगर थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप डायग्राम कैसे रीड करेंगे, ये बताइए। आपके पास डायग्राम है, थ्योरी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, हर वीडियो का प्रैक्टिकल चाहिए, तो फिर डायग्राम कैसे पढ़े? डायग्राम तो किसी भी मॉडल का आ सकता है, किसी भी मॉडल का डायग्राम आ सकता है, उसके अंदर तो पूरा थ्योरी होता है, उसके अंदर कोई वीडियो वगैरह तो नहीं होता। उसको देख के ही लोग फोन रिपेयर करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ थ्योरी चाहिए, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए, थ्योरी नहीं चाहिए। अब गाइज अगर थ्योरी आपको अच्छा काम करना है तो थ्योरी को समझना सीखिए, पढ़ना सीखिए, डायग्राम को रीड करना सीखिए। अगर ये चीजें करने आने लगेगी ना तो उस दिन ये जो वीडियो है वो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ना मेरा वीडियो देखने की जरूरत है, ना किसी दूसरे का वीडियो देखने की जरूरत है, कहीं इंस्टीट्यूट में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को खुद अपडेट कर लोगे। डायग्राम के अंदर नए जितने भी मॉडल आते हैं वो वहां पे ऐड होते हैं, ठीक है। और अगर आपको लेटेस्ट फोन पे काम करना है तो डायग्राम पढ़ना सीख लो। डायग्राम अगर आप पढ़ना सीख लेंगे तो फिर इस वीडियो की जरूरत ही क्या है? डायग्राम में देखो और काम करो, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकल आपको हर वीडियो का चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है कि एक वीडियो बनाने में मतलब कितना टाइम लगता है, ठीक है। पहले वीडियो को बनाना पड़ता है, उसके बाद एडिट करना पड़ता है, फिर इसके ऊपर डालना पड़ता है। एक वीडियो के चक्कर में 2 से 3 घंटे खराब हो जाते हैं, उतने टाइम में कितना काम हो जाता है। लेकिन फिर भी हम मतलब आप लोगों के लिए जो भी डाल रहा हूँ वो मतलब आप लोगों की हेल्प के लिए डाल रहा हूँ। इतना पैसा नहीं आता यूट्यूब से कि उससे मेरा काम चल सके, ठीक है। मैं इस लाइन में हूँ, काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वीडियो डालना, तो बस डालता रहता हूँ। फिर भी लोग मतलब शिकायत करते हैं कि सर आपने ये गलत बता दिया, आपने उसका कॉपी करके हमें बता दिया। भाई कॉपी करके बता दिया तो देखने का टाल कर दो। भाई आपको मैंने ये तो बोल के नहीं रखा कि आप इस वीडियो को देखो। अगर आपने ऑलरेडी वो आपके पास नॉलेज है तो इसका देखने का जरूरत ही क्या, टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं। अगर इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैंने बताई ऑलरेडी आपको पता है तो फिर मतलब इस वीडियो को देखने का मतलब ही क्या है? आप इसको छोड़िए, दूसरा काम कीजिए। तो गाइज आपको थ्योरी है वो पढ़ना आना चाहिए, आपको डायग्राम रीड करना आना चाहिए। हर वीडियो का प्रैक्टिकल नहीं होता। आप कहीं पर भी इंस्टीट्यूट में अगर ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो वहां पे भी आपको हर मतलब फोल्ट का जो प्रैक्टिकल होता है वो नहीं दिखाया जाएगा।
आपको जो इंटरनेट पे देखने को मिलता है वो अलग होता है। जब आप वहां पे फीस भरने के बाद कहीं पर भी आप ट्रेनिंग लेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ट्रेनिंग असल में कैसे होती है। देखने में अलग होता है, ट्रेनिंग अलग मिलती है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे करके आदत डालो कि आपको थ्योरी भी समझ में आए, आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आए, आपको डायग्राम भी समझ में आए, और धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को ये सब सिखा दूंगा। इतने सारे मैंने वीडियो डाल के रखे हुए हैं, काफी सारे लोग मतलब इन वीडियो को देख के काफी सारे अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं, तो गाइज आप क्यों नहीं कर सकते। तो आज का ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको मतलब जरा सा भी ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है तो कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे।